POK में भेजकर उनको ट्रेन करके वापस भेज दिया। हम सब देखते रह गए, हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं रहा। कहीं लोग कहते हैं, लेकिन ये अच्छा हुआ कि समय के साथ साथ बहुत सारे भ्रम टूट गए। मैंने कहीं ऐवानों में, कहीं बैठकों में कभी ये पीड़ा सही है जब हमें कहा जाता था कि आप रेजिस्ट नहीं कर पाए, आप कमजोर निकले। हमारी जबान अटक जाती थी, कैसे समझाए इनको। लेकिन वक्त ने करवट बदल ली। आज पूरे हिंदुस्तान को पता चला कि कश्मीर में किस तरीके की साजिश चल रही थी और ये कितने हिम्मत वाले थे, ये कितने धैर्य वाले थे, कितने बहादुर थे, जो इतनी घटनाओं के बावजूद भी वहां रह रहे थे। आज तो वो हमें सलाम करते हैं, आज वो सल्यूट करते हैं कि यार इन हालात में भी इन्होंने अपना जीवन वहां निभाया। लेकिन क्या नाड़ी मर्ग के लोगों ने फिर भी चुना था वहां ही रहना। होम शालीबुक के एक राइटर सर्वानंद कोल प्रेमी, उसको धोखा लगा। उसने कहा कि मैंने इनको पढ़ाया है। उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का कश्मीरी अनुवाद भी किया था। लिटरेरी फिगर थे वो। उन्होंने लगा कि बच्चे मेरे हैं, मैंने पढ़ाया है इनको, मेरे साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगा। जब उसके घर वो आए, उनको डराया धमकाया, उनको कहा कि मास्टर जी को हम थोड़ी देर के लिए ले रहे हैं, वापस भेज देंगे आपके पास, आप अपने लड़के को भी इनके साथ भेज दीजिए, इनको वापस भेज देंगे। वो दोनों गए। दूसरे दिन सुबह दोनों, बाप भी और बेटा भी, दरख्त से उल्टे लटके हुए मिले। और शव की हालत क्या थी? आंख, जो तिलक की जगह, यहां पर सरिया जो होता है वो गर्म करके घुसा दिया गया, आंखें निकाली हुई थी उनकी। दिस वॉज द टाइप ऑफ बार्बरिज्म। इस हालात कि जिसने वहां चाहा भी मैं रहूं, उनके साथ ये हाल। दूसरा उदाहरण, एक हेडमास्टर, एक प्रिंसिपल था प्राइवेट कॉलेज का, उसको अपने स्टाफ ने बोला कि आप बैठो। उसकी मिसेस भी दूसरे स्कूल में हेडमास्टर थी। समझाया उनको, आप बैठो, आपके साथ कोई हाथ नहीं लगाएगा। भ्रमित हो गए, बैठ गए। थोड़ी दिनों के बाद उसकी मिसेस जब क्लास में लेक्चर दे रही थी, गोली आई खिड़की से। इत्तेफाकन वो उसी वक्त चाक उठाने के लिए झुक गई, वो गोली फ्रंट लाइन पर बैठे हुए स्टूडेंट को सीधे माथे पर रखी। उसके बाद वो निकल आए। ये घटनाएं हम कैसे भूल पाएंगे? हम शायद कई बार इतनी जो बर्बरियत थी इन घटनाओं को भूल जाते हैं। मेरा मानना है कि जब तक इन जख्मों को हम ताजा नहीं रखेंगे, हमें इन जख्मों को कुरेदना पड़ेगा, इन पर शिकार जमने नहीं देना है, इन जख्मों को हरा भरा रखना है। यही जख्म हमारा जो भविष्य है उसके लिए हमारा रास्ता प्रशस्त करेगा। अगर हम भूल गए और हमने कंप्रोमाइज करना शुरू कर दिया, जैसे आवाजें कई बार आती है और हम सब विचलित हो जाते हैं कि कुछ लोग जाकर के हुर्रियत के आसपास मंडराते हैं, कुछ सेल्फ स्टाइल्ड लीडर्स आकर के अपनी बात रख जाते हैं, कोई स्पॉन्सर कहीं से किए जाते हैं। पॉलिटिक्स में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं। और अभी जो पहले वक्ता ने RSN सिंह ने कहा कि आपके कौम में भी कुछ लोग थे जिन्होंने धारा 370 का विरोध किया, ये भी बदकिस्मती है। यह अच्छा हुआ कि हम पनून कश्मीर ने कुछ तुरंत बाद जब ये घटना हुई, लगभग 1000 हस्ताक्षर लाए पूरे देश से। टॉप फिल्म मेकर्स, ब्यूरोक्रेट्स, एकेडमिशियंस, आर्टिस्ट्स, उन सबके हस्ताक्षर लाए इस बात को एड्रेस करने के लिए कि वो जो पंडित आप देख रहे हैं वो पंडित नहीं है, पंडित ये है जो धारा 370 के निरस्त होने के साथ
जो इस चीज से खुश है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो ये धैर्य दिखाया, इतिहास बदल दिया। आने वाले युग में शायद हिस्ट्री ऐसे आएगी जम्मू कश्मीर की 5 अगस्त से पहले और 5 अगस्त के बाद। 5 अगस्त 2019 से पहले और 5 अगस्त 2019 के बाद। जैसे वो BC होता था ना, अब ये कुछ 5A बनेगा, 5 अगस्त। पूरी तरह से समीकरण बदल जाएंगे। कुछ ऐसी भी बातें होती है जो मजाक में भी होती है कई बार। अमित शाह को लेकर के परसों में एक डेंटल सर्जन के पास गया था, मेरे दांत में कुछ प्रॉब्लम थी। वो मेरे को देखते गए और लास्ट में कहा कि इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी दवाई देता हूं, हफ्ते 10 दिन तक देख लीजिए, अगर ठीक हो गया तो ठीक, नहीं तो अमित शाह कर लेंगे। डॉक्टर साहब आप क्या बोलते हैं? कहता है एक ही तरीका है, जब ठीक नहीं हुआ कोई तकलीफ तो एक ही अमित शाह कर देंगे, उखाड़ करके फेंक देंगे। जब कोई हिम्मत करता है तो उसके नाम से फिर हिस्ट्री लिखी जाती है। और विश्वास है इस बात का कि आने वाले दिनों में जो चैलेंजेस हमारे सामने है, जिसकी जब यहां पर ये दूसरा सेशन शुरू हो गया और मेरे बड़े भाई साहब आदरणीय दया जी ने कहा कि हमने देखना है कि आखिर इस सेशन में फ्यूचर में हम करें क्या। ये ठीक है, अनुच्छेद 370 खत्म हो गया, ये भी ठीक है, पंथी से खत्म हो गया, ये भी ठीक है कि यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी बन गया। लेकिन ये भी कहीं सोचना है कि आखिर हमारा क्या। कई बार मैं बाल्यकाल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाता आया हूं। वहां कई बार जो होते हैं सुभाषित होते हैं, सुबह सुबह पढ़ते हैं। तो एक मुझे बड़ा प्यारा लगता है, वो हमेशा मैं दोहराता हूं, अश्वम नैव गजम नैव व्याघ्रम नैव नैव च अजात वीरम बलम ददात देवो दुर्बल घातका। अश्वम नहीं, घोड़े की नहीं, गजम नहीं, नैव हाथी की भी नहीं, व्याघ्रम नैव नैव च, व्याघ्र होता है शेर, उसकी तो कदाची नहीं। फिर बलि किसकी लगती है? अजात वीरम, ये बकरी का जो बच्चा होता है, यही बलि देवताओं को भी स्वीकार है। यानी कमजोर बलि चढ़ जाता है। इसलिए कमजोर नहीं रहना है, कमजोरी से निकलना है। और कमजोरी से निकलने के लिए दूसरा मंत्र पनन कश्मीर ने दे दिया, जो हम सब फख्र करते हैं। उद्यमहीन न सिद्धन्ते कार्याणि न मनोरथा न सुप्तस्य सिंहस्य प्रविश्यन्ते मुखे मृगा। सोए हुए शेर के मुंह में स्वयं मृग नहीं आता है, संघर्ष करना पड़ता है। और वो संघर्ष 1991 में उसकी नींव पड़ी थी मार्गदर्शन रेजोल्यूशन से। तब से आकर हमारे पास बहुत सारी संस्थाएं हैं। आज मैं नहीं दोहराऊंगा, अपने पीछे जितने भी हमारे कुछ सम्मेलन हुए उनमें मैंने प्रमाण सहित ये सिद्ध कर दिया कि विभिन्न संस्थाएं भी जो है ईगो की वजह से वो सीधे स्पष्ट लफ्ज शब्द उच्चारण नहीं कर पाते हैं, सिर्फ एक ईगो रहता है उसमें। नहीं तो सभी का बेसिक रेजोल्यूशन यही है कि हम प्लूरिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग जो कश्मीर में है उस तरीके से अब नहीं रह सकते। हम स्कैटर्ड नहीं रह सकते, हम 2-2, 5-5 करके गांवों में अब नहीं रह सकते। तो दूसरा, हम जहां रहे हम कंपैक्ट, कंप्रहेंसिव, रिटर्न, रिहेबिलिटेशन विद रिटेंशन, ये लफ्ज बनाए जाते हैं, बनते भी है। लेकिन इसका सीधा और स्पष्ट जो राजनीतिक स्लोगन दे दिया, और बड़ी खुशी है कि पॉलिटिकल स्लोगन अगर कश्मीरी पंडित समाज में सामने कोई आया सीधे और स्पष्ट रूप से, वो सीधा
पनून कश्मीर की तरफ से आया, होमलैंड। और हम सबको इस चीज का निर्णय करना है। ये सिर्फ यहां अभिनव थिएटर में आज जितना ये कार्यक्रम आवश्यक है ऐसा करना ठीक है, लेकिन हम सबके सामने, मेरे सामने, आप सबके सामने एक चुनौती है। गर्मी का मौसम निकल गया, अक्टूबर महीने में अब शादियों का सीजन शुरू होगा। गरजन साल दसन मजेदार उन जगहों पर आप देखेंगे सिर्फ डिस्कशन लगेगा। धारा 370, 35 से होमलैंड, यूनियन टेरिटरी। और कई बार मैंने देखा कि अपने जो समाज में प्रतिष्ठित या जिनको पता भी होता है, आम नागरिक जो वेल इक्विप्ड है, तो कई बार कतराते हैं, वहीं का छुमे मिस बुथ लोगुन। ऐसा नहीं करना है। हमने ये जो कॉर्नर मीटिंग्स होती है, ये जो ओकेजन्स होते हैं जहां पर लोग जमा होते हैं, चाय तिस चवान, बत्तीस चवान, प्लेट्स में सिंफल आना तुलित कत करान, बट वहां पर अपनी बात को रखना है, वहां पर अपनी बात को समझाना है कि ठीक है यूनियन टेरिटरी बन गई, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी हो गया, बट यूनियन टेरिटरी के साथ साथ हमें अपना भी भविष्य देखना है। और यूनियन टेरिटरी के साथ साथ एक बात और हो गई जो अभी भूषणलाल जी ने कहा, मेरा भी उसके साथ एक समर्थन है। आम जो कश्मीर में रहने वाला मुसलमान है, जो पड़ोसी था हमारा या अभी भी है, उन्होंने एक बात जैसे 1990 में चलाई, चाहे कितना भी बड़ा वो बुद्धिजीवी क्यों ना हो, रियलिटी मानता भी हो, जानता भी हो, तब भी वो हमें कहता है कि तो केडवना असली जगमोहनन। ये जो बेसिक नैरेटिव उन्होंने खड़ा किया कि हमारा वहां से पलायन जगमोहन के कारण हो गया, उसी तरीके से दूसरा नैरेटिव उन्होंने खड़ा किया, हालांकि उसकी हमें खुशी भी होती है। आज वहां एक नैरेटिव नया है कि धारा 370 नहीं हटता। ये आप बढ़तुम की वजह से आपने धारा 370 तोड़ दिया, खत्म किया। हमें खुशी है, कामयाबी है, लेकिन साथ साथ एक चैलेंज भी है हम सब के लिए कि क्या इस बदलती परिस्थिति में भी अब हम स्कैटर्ड रह सकते हैं। मैंने अपने जमीन पर जाना है, सब्जी जहां बनाता हूं वहां जाना है, नदी पर जाना है, पूजा करनी है, पानी लाना है। मैं उस गांव में 8 या 10 घर होंगे, जहां से निकलूं वहां से कहेंगे हो बटा वहां 73 फुट रहो वहीं क्या करने आके, और वी कैन नॉट रेजिस्ट। इसके बाद और इस चीज का समर्थन बनता है कि किसी भी तरीके से हम स्कैटर्ड वहां नहीं रह सकते। इसको जितनी देर हम शर्म करें होमलैंड बोलने में, उतना हम देर करेंगे। इसलिए आने वाले दिन के लिए जो हमारे लिए चैलेंजेस है, वो ये चैलेंजेस है कि हम कैसे पहले खुद मुनज़्ज़म हो जाएं इस स्लोगन के पीछे, अपनी लीडरशिप के पीछे। ये भी जरूरी है कि जब तक हम लीडरशिप पर विश्वास ना करें तब तक बात नहीं बनती। हमें उनकी तरह अनपढ़ लीडर्स नहीं है, मौलवी लीडर नहीं है। हमारे तो भगवान ने पढ़े लिखे लोग दिए हैं लीडरशिप करने के लिए। हमें फख्र होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। लीडरशिप पर विश्वास, स्लोगन पर विश्वास और अपने लक्ष्य पर विश्वास। वो कहते हैं ना, गिरकर उठना, उठकर चलना, यह क्रम है संसार का, कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का। हम कर्मवीर हैं, हम जीत और हार से नहीं घबराए, हम चले और सीधा स्पष्ट जो हमारा लक्ष्य है उसकी तरफ अग्रसर हो जाए। हमें होमलैंड के लिए जो कश्मीर में हमें एक चैलेंज ये भी है कि अगर आने वाले वक्त में कभी पूरी भारत सरकार को हम अभी शक नहीं करेंगे, लेकिन भरोसा भी नहीं है, लगा कि J&K को वापस स्टेट का दर्जा देना है, तो हम वापस भी गए होंगे, फिर हमारा भविष्य कैसा हो गया। इसलिए होमलैंड के साथ साथ वो गार्डेड स्टेप्स जो हमें हमेशा के लिए वहां, जो शमाज जी ने अभी अपने
शब्दों में, उन पर तो माँ सरस्वती की कृपा है, जो शब्द इनके पास और जो शिव दर्शन के इन्होंने यहाँ पर हमारे सामने बात रखी, वो उसके लिए एक अलग सेमिनार होना चाहिए था। तो उन्होंने रखा कि कैसा मेरा वो होमलैंड हो जहाँ पर हर किस्म की डेवलपमेंट हो, जहाँ पर हमारे बच्चे फले फूले, जहाँ पर इकोनॉमी अपनी हो, जहाँ पर हमारी शिक्षा के केंद्र अपने हो, ये ऐसा होमलैंड, उसके लिए हमने आज से ही कदम उठाना है। क्योंकि आज जो मेन मुद्दा था वो शहीदी दिवस था। मेरा फिर आपसे आग्रह यही रहेगा कि मैंने तो पर्सनल एक रिजॉल्व किया है और आज तक उस पर डटे हुए खड़ा हूं। मैं 3 दिन हमेशा 90 से लेकर आज तक कैजुअल लीव एंटर करता हूं। 19 जनवरी हॉलोकॉस्ट डे, 14 सितंबर मार्टियर्स डे और 27 दिसंबर चेतना दिवस, ये मैंने पर्सनल रिजॉल्व किया है। चाहे कोई फंक्शन हो ना हो, कहीं सेमिनार हो ना हो, सिंबॉलिक 19 जनवरी हॉलोकॉस्ट डे के दिन मैं किसी जगह सड़क पर बैठता हूं। ऐसे हम सब ने भी जब हम एक एक करके कोई रिजॉल्व करेंगे तो हो सकता आने वाला दिन एक बड़ी मूवमेंट को जन्म देगा जिसमें हम सबका समाधान होगा। ये कह करके मैं आपसे अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत। एक बार मेरे साथ दोहराएंगे, भारत माता की, भारत माता की। वी वांट। धन्यवाद भट्ट साहब। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं पन कश्मीर के चेयरमैन डॉक्टर अजय श्रृंगू जी को विनती करूंगा कि वो हमारा मार्ग प्रशस्त करें, मार्गदर्शन करें। नमस्कार। मंच पे विराजमान गुरु स्वरूप मेरे बड़े भाई, मेरे लीडर डॉक्टर अग्निशेखर, डॉक्टर क्षमा जो गुरु स्वरूप आई हैं, हमेशा हमको कोई ना कोई अपने उद्बोधन में शिक्षा दे के हमेशा चली जाती हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। भूषणलाल जी भट्ट जो इतने साल से हमारे साथ जुड़ के एक आम भाषा में, लोक भाषा में पन कश्मीर का जो अभियान है समाज तक पहुंचाते आ रहे हैं, और समाज कैसे सोच रहा है इसका एक बहुत सहज रूप से वर्णन करके हमको चेतावनी देते हैं। हमारे साथ जुड़ी इस बार हमारी बहन मोनिका कोहली जी। क्योंकि इस शक्ति संचय के काम में जो जब आपके साथ कोई जुड़ता है, उसी कन्विक्शन के साथ, उसी संकल्प के साथ जो आपका खुद का है, तो आपकी हिम्मत बहुत बढ़ जाती है। और मेरे भाई, जिसको कहिए समाज में हम संघर्षरत सहपाठी के रूप में, हीरालाल जी भट्ट हमारे साथ पिछले 2-3 इतने साल से तो बहुत से ऐसे कार्यों में तो इकट्ठे काम किया है, लेकिन ख़ास तौर से पन कश्मीर से संबंधित पिछले 2-3 साल से हम बिल्कुल एकजुट होकर अपने अपने दायरे में काम कर रहे हैं। और ये भी हमारी शक्ति बढ़ रही है, उनका हमारे साथ रहना एक उस बात का सूचक है। कुछ बातें सहजता से समझनी है। क्या धारा 370 35A हटने से और यूनियन टेरिटरी बनने से पन कश्मीर की डिमांड इरेलेवेंट हो गई? हमारे कश्मीर घाटी में यूनियन टेरिटरी बनाने की बात
इसका महत्व घटा है? कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, और जो लोग ऐसे सोचते हैं उनको लगता है कि शायद जम्मू कश्मीर पे एक फाइनल वर्डिक्ट आ गया है। अब किसी तरीके से हमको इस वर्डिक्ट के साथ आत्मसात करना चाहिए, इसके साथ रिकंसाइल करना चाहिए। जब हमारे सामने भी ये परिस्थिति आई कि सहजता से स्वतः डॉक्टर अग्निशेखर में बैठे थे कि हमको समाज के सामने, प्रेस के सामने पहली बार बात करनी है, तो क्या बात करें। और ज़्यादा सोचे समझे बिना हमने एक बात कही, ये पहला डिसाइसिव स्टेप है। जम्मू कश्मीर में जो हो रहा है उसका निराकरण करने का, उसका प्रतिकार करने का, जो भी यहाँ पे अलगाववाद के नाम पे चल रहा है उसको ध्वस्त करने के लिए हमको लगा कि ये पहला एक डिसाइसिव स्टेप है। और दूसरी बात हमने कही कि ये एक एपकल चेंज है, जैसे युग परिवर्तक एक चेंज है, ये आ गई है, जैसे युग बदल गया। और ये बात भी बिल्कुल सोच समझ के हमने कही, और साथ में ये भी कहा कि ये भारत का पुनर्जन्म है। ये भारत का पुनर्जन्म क्यों कहा हमने, ये है, इस बात को पहले समझना है। उस भारत का जिसका उदय 47 में हुआ पार्टीशन के बाद। ये जो भ्रम था, इतने साल जिस भ्रम को हमने पाला कि हम आजाद हो गए हैं, और हर साल इस भ्रम के नाम पे हम आजादी का जश्न मनाते थे 15 अगस्त को। इस आजादी को समझना चाहिए कि इसकी वाबस्तगी, इसका रिलेशन धारा 370 के साथ क्या है। 30 लाख लोग कहते हैं, 30 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए 47 में पार्टीशन का हॉलोकॉस्ट जिसको कहते हैं। पाकिस्तान बनने की प्रक्रिया के पीछे 30 लाख लोग मारे गए, और भारत के नेताओं ने कहा कि अब जो ये भारत बनेगा, ये सहिष्णु, सेकुलर, इंक्लूसिव इंडिया बनेगा। अगर किसी ने ये बात सोच ली है कि भाई धर्म के आधार पर राष्ट्र का निर्माण हो सकता है, और हम उस वक्त के हालात को देखते हुए उस राष्ट्र के निर्माण होने की प्रक्रिया को रोक नहीं पाए, तो फिर भी जो ये भारत रह गया, ये एक इंक्लूसिव इंडिया रहेगा। यहां पे सब बराबरी के आधार पे रहेंगे, और इस इंडिया में धर्म के आधार पे पावर शेयर नहीं होगा, रिलीजन के आधार पे पावर शेयर नहीं होगा, मजहब के आधार पे पावर शेयर नहीं होगा। क्योंकि स्वतः मजहब और धर्म को पर्यायवाची रूप में लेते हैं। आपसे क्षमा लेता हूं, धर्म एक बहुत बड़ी बृहद कल्पना है। मैं नॉर्मल पॉलिटिकल पार्लेंस की बात कर रहा हूं। पावर शेयरिंग विल नॉट बी बेस्ड ऑन द रिलीजियस डिनोमिनेटर। Religion will not determine the political power sharing in this country. ये सेकुलरिज्म का एक आधारभूत एक स्तंभ था, बेसिक था, कि यहां पे हम धर्म के आधार पे नहीं कहेंगे, धर्म के आधार पे हम पावर नहीं करेंगे, सत्ता नहीं चलाएंगे। और ये भारत था, जिस भारत के साथ जम्मू कश्मीर का विलय 26 अक्टूबर को हुआ, धारा 370 ने इस भारत की कल्पना को भी विकृत कर दिया, मसल दिया, खत्म कर दिया। धारा 370 ने इस भारत को एक गुलाम देश के रूप में परिवर्तित कर दिया, और ये गुलामी, इट वॉज ए वॉलंटरी स्लेवरी। कुछ लोग बोलते हैं ऑटो कॉलोनियलिज्म। हमने एक फ्रेमवर्क माना जो साम्राज्यवाद का फ्रेम था, हम खुद गुलाम रहे,
खुद एक साम्राज्यवाद के कॉन्सेप्ट को अपने आप पे हमने थोपा। जब मैं ये बात कह रहा हूं आपको इसको समझिए। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि जिस आधार पे पाकिस्तान बना कि धर्म हमारा मुसलमान है इसलिए हम एक अलग राष्ट्र हैं। जिस जम्मू कश्मीर का निर्माण धारा 370 के आधार पे हुआ उसका निर्माण भी इसी प्रिंसिपल पे हुआ। चूंकि यह मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है इसलिए यहां पे अलग व्यवस्था होगी, यहां पे अलग कानून होगा, यहां पे अलग राजनीति चलेगी। और हमारे देश के नेताओं ने कहा कि ये व्यवस्था है यही सेकुलर व्यवस्था है, और अगर ये ठीक ठाक से चली तो यही सही मानों में आजादी भी है। खुद गुलाम होने की प्रक्रिया और भी ज्यादा एक विषम प्रक्रिया होती है। आपको कोई गुलाम बनाए जबरदस्ती तो ये इतनी विषम नहीं होती है। आप कभी बल का प्रयोग, अभी आप बल संचय करेंगे, शक्ति संचय करेंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे, जागरूक करेंगे, तो इसमें एक आशा रहती है कि कल को आप इस गुलामी से आपको मुक्ति मिल जाए। लेकिन जब आप एक खुद आजादी के नाम पे गुलामी का एक पर्सपेक्टिव खड़ा करो, इससे मुक्ति कैसे? देश की धरती पे एक पाकिस्तान बनाने की प्रक्रिया को हमारे नेताओं ने कहा कि ये तो टू नेशन थ्योरी का रेफिटेशन है, पाकिस्तान की सोच का ये निराकरण है, ये उसका प्रतिकार है, ये उसका नकारना है। भारत की ही धरती पे एक पाकिस्तान का निर्माण करना, इसको उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान की रेफिटेशन है, पाकिस्तान का रिजेक्शन है। इससे बड़ा पाखंड और इससे बड़ी स्वतः गुलाम होने की उद्घोषणा और क्या हो सकती है? तभी हमने कहा, जब धारा 370 हटाया गया, निरस्त किया गया, न्यूट्रलाइज किया गया, हमने कहा कि यह पुनर्जन्म की उद्घोषणा है। हमारी आज़ादी यहां से हुई। और मैं आपको बताऊं, बहुत बार जब आपके साथ बात करने का मौका मिलता है, मैं बहुत बार कहता हूं कि जिस तरीके का सेकुलरिज्म इंडिया में है, ये एक साम्राज्यवाद को अपने आप पे थोपने की एक कल्पना। खुद ही आप गिल्टी बन जाते हो, खुद ही आप किसी को विक्टिम बनाते हो, और खुद ही आप ऐसी सोच का निर्माण करते हो कि आप गुलामों की तरह बिहेव करने लगते हो। जम्मू कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट को अलग व्यवस्था होनी चाहिए, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट को अलग व्यवस्था होनी चाहिए। हमने इसको सेकुलरिज्म कहा। और धारा 370 के हटने से, जिसको आप फिर से मैं कहूं स्वतः ही अपने आप में साम्राज्यवाद थोपने की जो एक कल्पना है, सोच है, एक तरीका है, एक आदत है, एक निकम्मापन है, जो ये है ऑटो इंपीरियलिज्म, इसको भी आपने छोड़ दिया, रिटन लेवल पे खत्म हो गया। तभी ये एक एपिकल चेंज थी, तभी पन कश्मीर ने इसको वेलकम किया। खुद उतना सहमत नहीं था जिस तरह का कोई विचार, जिस तरह की जस्टिफिकेशंस पार्लियामेंट में दी गई। धारा 370 क्यों हटाया गया? बहुत खुश होता कि अगर हमारे प्रधानमंत्री और अगर हमारे होम मिनिस्टर ये कहते, गुलाम कर दिया था हमको आप। धारा 370 ने देश को ही गुलाम कर दिया था। धारा 370 पाकिस्तान बनने की मोमेंट का एक, पाकिस्तानी मोमेंट की एक कंटिन्यूएशन थी। It was the continuation of Pakistan movement. Pakistan movement did not stop with the creation of Pakistan. Article 370 continued it. हमने इसको रोक दिया आज, ये कहते। और मैं आशा करता हूं ये कहेंगे, और ये आशा इसलिए करता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा कदम लिया। ये कदम लेने से पहले मैं बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देता था। एजेंडा ऑफ अलायंस के आधार पे जब सरकार बनी
तो मुझे लगा तो हम तो अब बहुत एक विकृत राष्ट्रवाद का सामना कर रहे हैं, एक अजीब तरीके का परवर्टेड कल्चरल नेशनलिज्म हम देख रहे हैं। और ये तो और भी शिद्दत से, तेजी से हमको गुलाम बनाया जा रहा है। सच बात है, ये आशा नहीं थी कि ये होगा, और जब ये हुआ तो कभी कभी आपको गलत होना कितना अच्छा लगता है, ये एहसास हुआ कि हम गलत थे। और अभी अगर इस बात को कहेंगे कि ये ऐसा सोच नहीं रहे होंगे तो उतना हम ज्यादती नहीं करेंगे, शायद सोच रहे होंगे। अब इतना सोचा तो ये भी सोच रहे होंगे। हालांकि एक बात है कि जिस तरीके की एंगेजमेंट एक पॉलिटिकल सिस्टम के साथ, नेशनलिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम के साथ इंडियन स्टेट को करनी चाहिए जम्मू कश्मीर जैसे प्रदेश में, वो एब्सेंट है, वो टोटली एब्सेंट है। शायद अपनी पार्टी में भी वो उस तरीके की तैयारी नहीं है, बाकी लोगों की तो बात ही नहीं है। लेकिन ये हुआ है, दरवाजा खुला है, एक नई प्रक्रिया आरंभ हो गई है जिसकी इंप्लीकेशंस बहुत ज्यादा है। वैचारिक स्तर पे मैंने कहा ये भारत का पुनर्जन्म है। वैचारिक स्तर पे मैंने कहा कि ये पाकिस्तान की मूवमेंट को पहली बार रोका गया है। मल्टीपल पाकिस्तान बनने की प्रक्रिया को पहली बार कहा गया कि अब इतना, इससे ज्यादा नहीं। इसलिए हम जुड़ गए इसके साथ। एक दरवाजा खुल गया, लेकिन दरवाजा किस तरह खुल गया? एक उस कश्मीर के उस कश्मीर की तरफ वो दरवाजा खुल गया जिस कश्मीर का इस्लामीकरण हो गया है, जिस कश्मीर में गजवाए हिंद के सोल्जर्स, सिपाही आजकल बन रहे हैं, जिस कश्मीर में, इसको आप कहिए, पूरे समाज का एक इस तरीके से एक गलबे में लिया गया है, उस कश्मीर की तरफ दरवाजा खुला है। इसलिए कश्मीर की तरफ दरवाजा खुला, और हमको किस कश्मीर की तरफ अपने कदम बढ़ाने हैं, उसके लिए कश्मीरी हिंदू समाज के लिए बहुत क्लियर कट एक बात है। इतना सब कुछ हो गया, पन कश्मीर की तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से एक बात की उद्घोषणा होनी चाहिए कि अब इस सरकार को जिनोसाइड को फॉर्मली मानना चाहिए। जातीय संहार हुआ, टोकनिस्ट रिटर्न, सिंबॉलिक रिटर्न, ये हम नहीं मानेंगे। ये गलत है, ये डिनायल ऑफ जिनोसाइड है। अब जब मैं ये बात कह रहा हूं तो इस बात की इंप्लीकेशन कितनी है और कितनी जिम्मेवारी है, इसके लिए मैं आपको एक इससे थोड़ी सी भिन्न एक बात कहना चाहता हूं। जब ये बात चल रही थी कि 370 हटेगा या 335A हटेगा, तो एक आर्टिकल आया, एक बड़े बड़े प्रखर एक स्ट्रैटेजिक थिंकर हैं सुशांत सरीन के, आपने आर्टिकल पढ़े होंगे। तो सुशांत सरीन का कुछ दिन पहले आर्टिकल पढ़ा कि भाई हम सुन रहे हैं कि ट्राइफरकेशन होगी, और अगर ट्राइफरकेशन होगी तो इसका मतलब तो हुआ तो कश्मीर तो हमने पाकिस्तान को दिया। इसलिए यह गलती ना करे इंडिया कि जम्मू को कश्मीर से अलग कर दे। और जिस व्यक्ति की मैं बात करता हूं, ये ल्यूटियंस क्लास का व्यक्ति नहीं है, ये गलत व्यक्ति नहीं है, ये एक राष्ट्रभक्त है और इस्लामिक एक्सपेंशन को समझता है, इस्लामिक टेररिज्म को समझता है। तो हम अगर जम्मू को कश्मीर के साथ रखेंगे तो इससे कश्मीर न्यूट्रलाइज होगा। यही बात थी जब हमने नेहरू का सपोर्ट किया कि भाई नेहरू उड़ी में रुक गए तो जम्मू कश्मीर में 3 भाग रहे, एक लद्दाख बुद्धिस्ट मेजॉरिटी, एक जम्मू हिंदू मेजॉरिटी, एक कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी, और इन तीनों के इकट्ठे होने को हमने कहा कि ये तो बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है, एक मिनी इंडिया बन गया। और स्ट्रैटेजिक लेवल पे ये सोचा कि भाई कश्मीर ज्यादा नहीं, जिसको कहते हैं, उछल सकता है क्योंकि जम्मू और लद्दाख इसके साथ है। तो हमने समझा उस वक्त स्ट्रैटेजिकली इसको जस्टिफाई किया कि काउंटर बैलेंसेस हैं।
कश्मीर का एक काउंटर बैलेंस लद्दाख है, जम्मू है, और इसके कारण पॉसिबिलिटी है कि यहां पे एक सेकुलर सिस्टम का निर्माण हो, यहां पे एक नेशनलिस्ट मूवमेंट का निर्माण हो। ये इसलिए नहीं हुआ, इसमें अपना एक औचित्य है, इसमें अपना एक रैशनल है, लेकिन ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि भारत सरकार ने इस सारे पर्सपेक्टिव को, जिसको मैं कहता हूं एक सैंडबैग पर्सपेक्टिव बना दिया या एक बंकर पर्सपेक्टिव बना दिया कि जम्मू, हिंदू मेजॉरिटी जम्मू या बुद्धिस्ट मेजॉरिटी लद्दाख, ये भारत के लिए एक बंकर का काम करेंगे।